महंगाई से निपटने में जुटी सरकार ने आज कुछ फौरी उपायों का ऐलान किया। इस वक्त मंडी में आलू प्याज के दामों में तेजी दिख रही है, तो सरकार ने दोनों को ही एपीएमसी एक्ट से बाहर करने का फैसला कर लिया है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में प्याज और आलू को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत स्टॉक होल्डिंग लिमिट के दायरे में लाने का फैसला भी किया गया है। इसके बाद राज्य अपनी ज़रूरत के हिसाब से लिमिट तय करेंगे। इस बारे में सरकार जल्द अधिसूचना जारी करेगी, जो 1 साल के लिए होगी। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार महंगाई कम करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। साथ ही सभी राज्यों को जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए हैं। भारत सरकार ने निर्णय किया है कि प्याज और आलू को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के स्टॉक होल्डिंग लिमिट के अंतर्गत लाया जाए। तो कैबिनेट ने प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करते हुए फैसला किया है। यह नोटिफिकेशन जल्दी इशू होगा और कैबिनेट ने अपेक्षा की है कि राज्य सरकारें इसके बाद सघन, प्रभावी और प्रामाणिक कार्रवाई करेंगी। जो होर्डिंग, ब्लैकमेलिंग होती है, उसको रोकने के लिए आलू और प्याज के संबंध में कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। ये नोटिफिकेशन अभी 1 वर्ष के लागू रहेगा और किस प्रदेश में स्टॉक लिमिट आलू और प्याज का क्या होगा, ये निर्णय राज्य सरकार ही करेंगी। और केंद्र सरकार ने यह भी साफ किया है कि आगामी बजट लोक लुभावन कतई नहीं होगा, बल्कि अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सरकार कुछ सख्त फैसले ले सकती है। दरअसल सरकार के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती महंगाई और राजकोषीय घाटे पर काबू पाने की है। वित्त मंत्रालय इस समय आम बजट को अंतिम रूप देने में जुटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली पहले ही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कड़े फैसले लेने के संकेत दे चुके हैं। मंगलवार को चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार का जोर अर्थव्यवस्था में सुधार पर है। Current account deficit position has somewhat improved in the last few months. That seems to be a silver lining. But the fiscal deficit is a major challenge. You have a rate of inflation which in comparison to the last 2 years has somewhat come down, but still is beyond the acceptable limits. सरकार का मानना है कि निवेश के माहौल में बदलाव आया है और निवेशकों का भरोसा एक बार फिर लौट रहा है। अरुण जेटली का कहना है कि सरकार निवेश बढ़ाने के लिए ठोस फैसले लेगी। Our doors have to be open because investment, whether within or outside, in sectors where we need that investment. Where we need that investment depends on whether it will add jobs in that sector or not, or will it destroy jobs in that sector. वित्त वर्ष 2014-15 के पहले 2 महीनों में राजकोषीय घाटा 40 अरब 5 करोड़ डॉलर यानी करीब 2408 अरब 37 करोड़ रुपए था, जो अनुमान से काफी ज्यादा है। वहीं मई में थोक महंगाई दर 6% से ज्यादा है। कई उपभोक्ता वस्तुओं, ईंधन, खाद्यान्न और सब्जियों की कीमतों में भी खासी तेजी आई है। कांग्रेस और उनके सहयोगी दल महंगाई और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के सरकारी तरीकों की आलोचना कर रहे हैं। बहाने तो 10 हैं। वास्तविकता ये है कि यूपीए सरकार के समय जब ये मुद्दे आते थे, तो जो आज बयान एनडीए सरकार के आ रहे हैं, वही उस समय हमारे भी आते थे। वित्त मंत्री खुद अगर ये कह रहे हैं आज के भाई हम मजबूर हैं, तो फिर बड़े दुख की बात है। फिर आप आए सत्ता पर इसी वादे के साथ कि महंगाई और इन्फ्लेशन से लड़ाई पहली लड़ाई है। दूसरे विपक्षी दलों का भी कहना है कि सरकार को लोगों पर बिना बोझ बढ़ाए महंगाई कम करने की कोशिश करनी चाहिए। Country like India, you can't afford to slash down the entire subsidy on food items, entire subsidy on fertilizers, to an amount of subsidy on public services. जनता तबाह है। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, रोज जरूरत की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, रेल का किराया बढ़ाया गया। 10 जुलाई को आम बजट पेश होना है, जिसमें सरकार को कमजोर मानसून की आशंका, इराक संकट के चलते बढ़ती तेल की कीमतें और महंगाई से पैदा हुए हालात को ध्यान में रखना होगा। वहीं आर्थिक सुस्ती के दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार देने की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और आज इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हरवीर सिंह जी, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं, और इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस के नेता मीम अफजल कुछ ही देर में जुड़ेंगे, और बीजेपी के नेता संबित पात्रा इसमें मौजूद हैं। संबित, सबसे पहले शुरुआत मैं आप ही से करना चाहूँगी। आपके वित्त मंत्री कह रहे हैं कि हम माइंडलेस पॉपुलिज्म पर जोर नहीं देंगे, हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान जो होगा वो आर्थिक खजाना बढ़ाने में होगा देश का। लेकिन ये माइंडलेस पॉपुलिज्म का मतलब क्या है? इसको थोड़ा अगर आप लोग डिफाइन करें तो देश की जनता ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगी। मैं अपने उत्तर को एक कैविएट के साथ स्टार्ट करूंगा कि मैं अपने विषय को जरूर रखूंगा, बट आई विल नॉट ट्राई टू प्रीएम्प्ट द बजट। बजट से पहले मैं एक बजट को यहां रख नहीं सकता हूं। 2-3 बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो सेंटेंस आदरणीय अरुण जेटली जी ने कहा। उन्होंने कहा, चॉइस हैज टू बी मेड बिटवीन फिस्कल प्रूडेंस एंड माइंडलेस स्पेंडिंग एंड पॉपुलिज्म। आप देखिए, फिस्कल प्रूडेंस अर्थात जिस प्रकार से हमारे जो इकोनॉमी एक तरह से चरमरा गई थी, वो डिरेल हो चुकी थी, उस इकोनॉमी में, उस फाइनेंस में एक तरह का फिस्कल डिसिप्लिन की आवश्यकता है जो बहुत कड़े रूप से अख्तियार करना पड़ेगा। अगर हमें लगता है कि जो ग्रोथ ड्रबिंग हुई थी इंडिया की लगभग कंसेक्यूटिवली 2 वर्षों से 4.6% ग्रोथ रेट इंडिया में था और इन्फ्लेशन लगभग डबल डिजिट को टच करने वाला था, उन परिस्थितियों से अगर हिंदुस्तान को निकालना है, जॉबलेस ग्रोथ से हिंदुस्तान को निकालना है, तो एक फिस्कल प्रूडेंस की, बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है इकोनॉमी को हाई हैंडेड वे में डील करने की। माइंडलेस स्पेंडिंग, बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं होना चाहिए, और माइंडलेस पॉपुलिज्म, जिस पॉपुलिज्म से गरीबों को फायदा होता हो, जिस सब्सिडी से गरीबों को फायदा होता हो, वो तो बहुत अनिवार्य है, आवश्यक है, मगर कटिंग अक्रॉस सबके लिए पॉपुलिज्म का मेजर पास किया जाए, हो सकता है ये आवश्यक नहीं है। अरुण जेटली जी ने इसी की ओर इशारा किया है। चलिए, एक और बात बता दीजिए, अगर आप यही कह रहे हैं तो इसका मतलब तो ये माने हम कि ये जो सुपर रिच पर टैक्स लगाने की बात कही जा रही थी, बड़े दिनों से मांग की जा रही थी, उसकी तरफ आप लोग का ध्यान जाएगा फिर? नहीं, देखिए अमृता जी, महत्वपूर्ण विषय है, मैं प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता बजट को। नहीं, लेकिन एक आम आदमी के नाते और एक राजनीतिक विशेषज्ञ के नाते ये इस सवाल का जवाब देना तो बनता है। अगर गरीबों पर, जो गरीबों की भलाई के लिए खर्चे हो रहे हैं, अगर हम उसको सरल भाषा में कहें तो गरीबों की भलाई के लिए अगर खर्चे में आप कटौती नहीं करने जा रहे हैं तो इसका मतलब अमीरों पर और टैक्स बढ़ाना चाहते हैं। क्या ये संभव है कि अगर गरीबों के खर्चे में कटौती नहीं कर रहे हैं तो अमीरों के टैक्स बढ़ाइए, तभी तो आप फिस्कल कंसोलिडेशन, मतलब आप फिस्कल डेफिसिट को रोक पाएंगे? कोई तो उपाय होगा ना, उपाय क्या करेंगे फिर? देखिए, महत्वपूर्ण विषय यह है कि माइंडलेस पॉपुलिज्म का अर्थ ये नहीं होता है कि हम अमीरों के ऊपर अत्याचार करेंगे या गरीबों के ऊपर हम ये करेंगे। महत्वपूर्ण विषय है कि क्या आने वाला है, थोड़ा इंतजार करते हैं, बैलेंस, चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ ही रहेगा। एक उदाहरण लीजिए, एलपीजी के प्राइसेस, जो नॉन सब्सिडाइज्ड एलपीजी के प्राइसेस कल बढ़े हैं, मुझे लगता है वो इफेक्ट केवल 2% पॉपुलेशन को करता है। 12 एलपीजी सिलेंडर के अंदर उसको कोई इफेक्शन नहीं हुआ है। जो लोग, जिनको एलपीजी की आवश्यकता है जमीन पर, उनको इफेक्ट नहीं करता है। तो मुझे लगता है माइंडलेस पॉपुलिज्म को बढ़ावा नहीं मिलेगा, और ये बजट ही बता पाएगा। नहीं, लेकिन स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं आप माइंडलेस पॉपुलिज्म, और इसलिए आप स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि दरअसल इसका मतलब क्या हुआ। मैं हरवीर जी से पूछूं उससे पहले आपके पास आऊंगी। आपसे मैंने 2 ही सवाल पूछे थे, तो आपने कहा कि देखिए गरीबों की भलाई के लिए जो आर्थिक खर्चे हैं सरकार के, उसमें कटौती नहीं होगी। तो मैंने आपसे पूछा कि ठीक है, तो अमीरों के ऊपर क्या टैक्स लगाया जाएगा? आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं इसका जवाब हरवीर सिंह जी से लूँ, उससे पहले कांग्रेस के प्रतिनिधि से भी पूछती हूँ। मीम अफजल साहब, ये माइंडलेस पॉपुलिज्म नहीं करना चाहते हैं वित्त मंत्री, और बीजेपी के प्रतिनिधि ये कह रहे हैं कि दरअसल हम गरीबों के ऊपर जो खर्च हो रहा है आर्थिक बजट या पैसा, उसको भी नहीं कम करना चाहते हैं। तो इसके कहने का मतलब आप लोग कुछ समझ पा रहे हैं क्या है? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि आप इसका मतलब पूछ रही थी, इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे माइंडलेस कमेंट है ये, जो मेरे ख्याल में करने की जरूरत नहीं थी। बहुत सख्त का मतलब संदेश आप दे रहे हैं। अरुण जेटली जी, तो ये जो माइंडलेस कमेंट है उसके बारे में शायद उनका कहना ये है कि आवाम को प्रभावित करने वाले हम कोई ऐलान नहीं करना चाहते। लेकिन आवाम को प्रभावित करने वाली तकरीरें तो बहुत की इन्होंने इलेक्शन से पहले। इन्होंने
ये नहीं कहा था, कभी एक बार कह दिया होता कि हमने इकोनॉमी को डिरेल कर दिया है और जब हम आएंगे तो इकोनॉमी को ठीक करने के लिए हम कुछ कड़वे घूंट जनता को पिलाएंगे, दवाई देंगे कड़वी। अगर दे दिया होता, एक बयान ये दे दिया होता, तो ये वहां ना बैठे होते जहां बैठे हुए हैं, ये बाहर ही होते। लेकिन आप ये तो भी जानते हैं कि राजनीति में रहने वाले कभी भी ये बात नहीं करते हैं कि हम जीत के आएंगे तो सच में क्या करने जा रहे हैं। अमृता जी, नहीं, देखिए मेरा ये कहना है कि चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ जी कि इनको राजनीति में आने वाला कोई इलेक्शन में ऐसी बात नहीं करता जी, लेकिन मेरा ये कहना है कि आने के बाद आज आप सब बातों का बहाना ये बना रहे हैं कि 50 पैसे डीजल हमने बनाया था इसलिए हम चल रहे हैं, हमने ही गैस के दाम बढ़ाने की बात की थी, तो भाई इसीलिए तो हम बाहर हो गए। अब आप भी क्या बाहर होना चाहते हो? आप अंदर रहना चाहते हो तो कुछ काम करो ना। इसका मतलब आपके पास अपनी अकल कुछ है ही नहीं और आप सरकार चलाने के अहल नहीं हो, ये आहिस्ता आहिस्ता आप साबित कर रहे हो। और मेरा ख्याल ये है कि 3 महीने का वक्त मैं इनको देता हूं, बस 3 महीने का ही मामला है, उसके बाद आप देखिएगा कितनी पॉपुलर हो जाएगी ये सरकार। और मैं ये कहूंगा कि देखिए आज अमृता जी मैं आ सकता हूँ बीच में? मैं इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, इसके बाद आपको शामिल करूंगी। हम लोग नहीं बीच में मत आइए, बीच में मत आइए। जब मेरी बात, मैं तो जब आप बोलते हैं नहीं बोलता हूँ। ठीक है आप बोलिए। तो मैं अभी आपने प्याज की बात की, आलू की बात की, कुछ उन्होंने आज किया है उसका स्वागत करता हूँ। फल और सब्जियों को बाहर मैं मानता हूँ, देखिए देश की जनता जो है उसकी परेशानी दूर होना चाहिए। हाँ, दूर होनी चाहिए परेशानी। अगर आपने ये तरीका अपनाया है, हो सकता है इससे हो, हम भी चाहते हैं देश की जनता जो है उसको राहत मिले। लेकिन अभी तक मैं ये बता रहा हूं, मैं बार बार एक सवाल करता हूं, आज इनकी सरकार को 36 दिन हुए हैं गालिबन। 36 दिन में अगर एक प्रोडक्ट पर, किसी एक चीज पर 36 पैसे कम हुए हों तो मैं इस सरकार को पूरा क्रेडिट देने के लिए तैयार हूं। किसी एक चीज पर ये 36 पैसे कम नहीं कर सके हैं। तो कह रहे हैं कि हम माइंडलेस पॉपुलिज्म में नहीं जाना चाहते हैं, वो भी हमारे ऊपर वो कह रहे हैं कि हम ऐसे किसी पॉपुलिज्म में नहीं जाना चाहते हैं जो कि जिसमें बुद्धिमत्ता ना हो, जिससे हमारे आर्थिक बजट पर बोझ पड़ रहा हो, हमारे राजस्व पर बोझ पड़ रहा हो। हम ऐसी किसी चीज में नहीं जाना चाहते। अमृता जी अगर ये बात कह रहे हैं मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इस बात को अमृता जी एक्सेप्ट करता हूँ। तो फिर ये हम पर इल्जाम क्यों लगाते हैं? वो हम पूछेंगे हम गलत कर रहे थे। अगर ये वही काम कर रहे हैं जो हमने किए थे और उसी को फॉलो कर रहे हैं तो फिर ये हमारी क्या, मैंने एक बात कही थी कि केवल जुबानी जमा खर्च है क्या संबित जी? ये कोई केवल जुबानी बात है क्या? इसमें कोई, उसमें हमारी असल डाली और निकल के बीजेपी बाहर आ गई। अमृता जी, मीम अफजल साहब उत्तर सुन लीजिए जी, उत्तर सुन लीजिए। मीम साहब आप अभी कह रहे थे अरुण जेटली जी माइंडलेस कमेंट कर रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस माइंडलेस डिबेट्स करने में लगी हुई है। 30 दिनों में जिस प्रकार से आप सवाल पूछ रहे हैं, आप 10 वर्षों का आपकी नाकामियों को आप दर्शा रहे हैं लोगों के सामने। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, आप कह रहे हैं कि आप 30 दिन देते हैं, 3 महीने देते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप कौन है देने वाले? हिंदुस्तान की जनता ने 5 वर्ष दिया है, बिल्कुल हम दिया उसमें है। प्रूफ करके आपको दिखा देंगे। आप 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन मत दीजिए। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, एक मिनट अमृता जी मैं उत्तर दे दूं जी, एक सेकंड। इसका मतलब है आप जो भी करें उस पर सवाल न किया जाए। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नहीं, आप सवाल करते रहिए मगर माइंडलेस सवाल मत करिए, माइंडफुल सवाल करिए। चलिए आप अपनी बात रखिए। एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, समर स्पाइक इन वेजिटेबल प्राइसेस अ नॉर्म नॉट एबरेशन, कि हर समर में प्राइस बढ़ता है। मगर उन्होंने कंपैरिजन दिया है, एक चार्ट बना के, तमाम चार्ट में उन्होंने सब प्राइसेस दिए हैं। उनका कहना है कि आप देखिए पिछले वर्ष अगर 100 रुपए किलो प्याज था, कलकत्ता में टमाटर जितने रुपए किलो थे, कलकत्ते में और मुंबई में और हैदराबाद में और बेंगलोर में प्राइस जो थे वो अलग अलग थे और कहीं 100% बढ़ रहा था, कहीं 50% बढ़ रहा था, कहीं 500% बढ़ रहा था। और किस प्रकार से बिल्कुल, तो आप देखिए किस प्रकार से अभी तो विषय नियंत्रण में है। लेकिन यही तो 25 से 30 रुपए किलो ऑनियन इस समय है। पिछले वर्ष आप देखिए किस प्रकार वही ऑनियन 100 रुपए किलो कांग्रेस के राज में बिक रहा था और हमने स्टेप्स लिया है। आज स्टेप्स लिया गया है और आप इंतजार तक नहीं कर रहे हैं। अगर आप खाद्य पदार्थों की महंगाई की ही बात करते हैं, ये सही है जो आप 100 रुपए तक जाने की जो रिपोर्ट का हवाला दिया, उस रिपोर्ट को मैंने हमारे जमाने में 6 रुपए कभी नहीं हुआ, आप गलत बोल रहे हो। लेकिन अगर 100 रुपए हुआ
तो क्या आपको छूट पूरे दे दी है टेलीविजन जनता में का हमने 100 रुपए खुद तक जाने खुद नहीं? खाया है, अफजल साहब, पिछली राज्यसभा सरकार टीवी ने के भी दिखाया दौरान है, का सबने ये दिखाया है, आंकड़ा सब झूठ दे- बोल रहे थे क्या? नहीं, संबित पात्रा और मीम अफजल साहब, माफ कीजिएगा, मैं नहीं चाहती हूँ मैंने कि यहाँ आपको पर किसी एक चैनल पर अभी बताया। मीम अफजल साहब और संबित पात्रा, माफ कीजिएगा, हम उस झगड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं जिसमें डिटेल बात- बताइए आपको बहस- 100 रुपए की। बहस कहीं ना जाकर किसी नतीजे पर ना जाकर यूं ही खत्म हो जाएगी। मैं ये जानना चाहती हूँ संबित, आप लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में एक वादा किया था, खाद्य पदार्थों की महंगाई को रोकने के लिए आप प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाएंगे। ये आपके मैनिफेस्टो में किया गया वादा है। अब आप लोग ये बताइए कि इतने दिनों के बीच में जब महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, आपने क्या कोई इस तरह के कदम उठाने के बारे में सोचा, कुछ आगे पहल की है? मुझे लगता है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के विषय में जो हमने कहा है, हाँ। बिल्कुल हम करेंगे, मगर थोड़ा धीरज आप भी रखिए। बजट में ये सब डिक्लेयर होता है, ये ऐसे डिक्लेयर नहीं होता है। चलिए हम बजट जब तक का बजट इंतजार नहीं करेंगे। आया है, मैं भी बजट को प्रियम्प्ट नहीं कर सकता चलिए हूं। हम बजट का इंतजार मगर करेंगे। आज आप स्टेप्स देखिए जिस प्रकार से रविशंकर प्रसाद जी ने जी हम बजट का इंतजार करेंगे, लेकिन कई सारे राज्यों में, हरवीर सिंह जी, कई सारे राज्यों में फल और सब्जियां एपीएमसी एक्ट से बाहर हैं। बावजूद इसके वहाँ पर किसान बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। फिर भी लोग इस कदम का स्वागत कर रहे हैं कि ठीक है, ये एक बेहतरी के लिए किया गया कदम है। पर आज हमारी चर्चा इस मुद्दे पर नहीं है। हमारी चर्चा इस मुद्दे पर है कि इस सरकार की दिशा क्या है आर्थिक नीति को लेकर। और जिस तरह से वित्त मंत्री ने एक अपनी तरफ से बयान दिया है जिसमें ये कहा गया है कि हम उस तरह के माइंडलेस पॉपुलिज्म वाले चीज़ों में नहीं पड़ेंगे जहाँ पर हम खर्च भी कर रहे हैं और जनता को उसका कोई खास फायदा नहीं उठ रहा है। मैंने संबित पात्रा से सवाल किया, अगर आप गरीबों के बजट में कटौती नहीं करना चाहते हैं, सब्सिडी में कटौती नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आप अमीरों पे टैक्स लगाइए। वो उसका भी स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। अब आपकी नज़र में इस माइंडलेस पॉपुलिज्म का मतलब क्या हुआ? देखिए, एक तो ये मानिए कि यहाँ पर हमारे देश में जो सब्सिडी है उसको रेशनलाइज करने की एक लंबी डिबेट है। 97 के आसपास जो है, जब यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट आई थी, उस वक़्त उस सरकार में पीछे दमरा वित्त मंत्री थे और NIPFP ने एक पेपर तैयार किया था जो सब्सिडीज़ को मेरिट और डीमेरिट दो हिस्सों में बांटा गया था। उसके बाद काफ़ी हद तक सरकारें उस तरह से चली हैं कि जो सब्सिडीज़ वाकई टारगेटेड करके, जिससे कि समाज के कमज़ोर वर्ग को या जिस लक्षित वर्ग को हम बेनिफिट देना चाहते हैं उनको देते रहे और बाकी कम करते जाएं। और ये सब हमने काफ़ी हद तक, अगर हम PDS का ट्रांसफॉर्मेशन देखें तब से अब तक का, बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे बदली हैं। सो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि लंबे समय तक अगर हमें चीज़ों को बेहतर करना है, ज़रूरतमंद को तो मदद हमें करनी पड़ेगी और उसको रेशनलाइज तो करना पड़ेगा। लेकिन एक और बात, मैं अभी बजट ही देख रही थी और कई एक आर्थिक विशेषज्ञों से बात हो रही थी जिसमें ये स्पष्ट है कि अभी भी हम जो सब्सिडी दे रहे हैं वो 2.5 लाख करोड़ यानी 2.5 लाख करोड़ दे रहे हैं, और जो हम टैक्स छूट दे रहे हैं कॉर्पोरेट्स को वो 5.3 लाख करोड़ दे रहे हैं। तो अगर हम अमीरों को टैक्स छूट 5.3 लाख करोड़ दे रहे हैं और गरीबों को सब्सिडी केवल 2.5 लाख करोड़ दे रहे हैं, तो ये कहाँ की रैशनैलिटी है? नहीं, ये आपने सही मुद्दा उठाया। एक्चुअली अब इसको आपको देखना पड़ेगा कि फाइन बैलेंस कहाँ पे है। हाँ। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो सिर्फ एक तो ये है कि टैक्स बेनिफिट्स कितने पास ऑन होते हैं, इसके अलावा जो सबसे अमीर लोग हैं देश के, वो जो टैक्स बेनिफिट्स लेते हैं, पर्टिकुलरली जो डिविडेंड वो लेते हैं, उसको लेकर के उनका जो टैक्स कैलकुलेशन है वो उनके बहुत ही पक्ष में है। मतलब ये मानिए कि देश का सबसे ज़्यादा अमीर आदमी भी वही टैक्स दे जो मैं और आप दें या जो भी टैक्स दायरे में आने वाला आदमी है। तो कहीं ना कहीं ये तो रेशनलाइज करना पड़ेगा। और जो डायरेक्ट टैक्स कोड है उसमें भी इस तरह की बातें कही गई हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी इस बजट में वो इंट्रोड्यूस हो पाएगा उस तरीके की चीज़ें। हालांकि जो NDA सर के जो अपने सांसद हैं यशवंत सिन्हा जी, वो उनकी चेयरमैनशिप में ही था उस वक्त, जो वित्त मंत्री थे उनकी चेयरमैनशिप में स्टैंडिंग कमेटी थी और उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया था पिछले बजट के पहले। तो वो पिछली सरकार ने भी लटकाए रखा। तो एक तो रेशनलाइज आपको वहां पे करना पड़ेगा। दूसरे ये जो आपने कहा कि ये कॉर्पोरेट को सारे बेनिफिट्स, क्योंकि अभी सारा फोकस है ग्रोथ को लेकर के और कॉर्पोरेट जगत का बहुत बड़ा दबाव है कि आप जो काम करने का तरीका है उसको थोड़ा बदलिए, चीज़ों को रेशनलाइज कीजिए, ट्रांसपेरेंट कीजिए, अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक टैक्स वाला मसला है या जो कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, उसके चलते हमारे तमाम सारे बैंकों की आज वित्तीय हालत बहुत ही ख़राब है। अगर सरकार समय से उनको
कैपिटल इन्फ्यूजन नहीं करेगी तो ये एक बड़े संकट के रूप में सामने आएगा। उसके पीछे जो लोग हैं तो ये अब आपको देखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि आप यही माने कि जो उर्वरक सब्सिडी है, उर्वरक सब्सिडी कोई ऐसा नहीं कि बहुत अमीर लोगों को मिलती है, छोटे किसान भी हैं उनको भी नहीं, मिलती है। लेकिन हरवीर सिंह जी, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, हालांकि वो खबर उस तरह से जगह नहीं पा सकी, लेकिन उर्वरक सब्सिडी में घोटाले की खबरें भी गाहे बगाहे मीडिया में आती रही हैं। देखिए उसमें एक चीज मानिए कि उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ बरस पहले जो गोल्ड प्लेटिंग का सिस्टम चलता था, कई सरकारों ने लगातार सब्सिडी का जो पैटर्न है, जो पेमेंट करने का स्टाइल उसको बदला है। खबरें हैं, आज भी ऐसी खबरें हैं कि बहुत सारे स्टेट्स तो उर्वरक सब्सिडी बिल्कुल ही नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, देखिए सब्सिडी का एक तो ये है कि सेंट्रलाइज सब्सिडी है, सारा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। कुछ फर्टिलाइजर ऐसे जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को उसको कंफर्म करना होता है कि ये अब आपको इसको दीजिए ना दीजिए। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि जिस फर्टिलाइजर सब्सिडी है आप उसको कम करने की स्थिति में नहीं है। अगर कल को गैस के दाम बढ़ते हैं तो और बढ़ेगी। जो खाद्य सब्सिडी है, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसको अभी 3 महीने आगे तक राज्यों को टाइम दिया गया है। मेरा मानना है कि आधा साल तो उसमें आपका निकल गया, तो वहाँ कहीं कुछ सब्सिडी की बचत जरूर हो जाएगी। मनरेगा को रेशलाइज करने की बात है तो अच्छा है, रेशलाइज कीजिए। अगर उसका प्रोडक्टिव इस्तेमाल है तो वहाँ तक उसको जरूर सीमित कीजिए, लेकिन जो जरूरतमंद है, और हालांकि सरकार अभी कह रही है कि जो ड्राउट लाइक सिचुएशन है ऐसे में मनरेगा को और इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये सब सब्सिडीज हैं, बाकी तो कंज्यूमर्स को और किस तरीके की सब्सिडी। आप ठीक कह रहे हैं कि तमाम सब्सिडीज को रैशनलाइज किया जाएगा, लेकिन एक सवाल और बनता है संबित, बार बार लोग यही जानना चाहेंगे कि अगर आप माइंडलेस पॉपुलिज्म की बात करेंगे तो ये ज़रूर सामने आएगी बात कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसको आप टारगेट कर रहे हैं। और दूसरा, क्योंकि हमें अपने आर्थिक बजट को अगर बैलेंस करना है तो कहीं से कटौती और कहीं से खजाना भरने की बात तो होगी। तो कहाँ से खजाना भरेंगे? या तो आप अपनी बचत करेंगे या अपना मुनाफा बढ़ाएंगे। तो कहाँ से मुनाफा बढ़ा सकते हैं? ऑब्वियसली अगर आप कॉर्पोरेट पे टैक्स लगा दें तो मुनाफा बढ़ा सकते हैं। आप अगर लग्जरी गुड्स और आइटम्स पे टैक्स बढ़ा दें, आप सेकंड कार खरीदने पे टैक्स बढ़ा दें तो आप अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। क्या इस दिशा में सरकार सोच रही है ताकि गरीबों का भी बजट ना कटल हो और सरकार का खजाना भी बढ़ता रहे? नहीं, स्वाभाविक रूप से ये बहुत स्पष्ट है कि गरीबों के ऊपर किसी प्रकार की गाज नहीं गिरेगी। और अभी मेरे पूर्व वक्ता ने बिल्कुल सही कहा, जिस प्रकार मनरेगा को अभी ड्रॉट लाइक सिचुएशन में बढ़ावा मिल रहा है ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और लोग वहां एम्प्लॉयड रहें ड्रॉट एरियाज में, तो गरीबों के ऊपर किसी प्रकार की गाज गिरने की कोई संभावना नहीं है। ये आशंका भी न रखी जाए। इसलिए ये आशंका इसलिए पैदा हो रही है संबित, ये आशंका इसलिए पैदा हो रही है कि सरकार के 36 दिन हुए, लेकिन ये भी तथ्य है कि रेल किराया बढ़ गया। ये भी तथ्य है कि भले ही वो 2% लोगों को अफेक्ट करती हो, लेकिन पेट्रोलियम पदार्थों के दाम, मतलब रसोई गैस के दाम बढ़े, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ गए, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, महंगाई अभी भी आसमान छू रही है, लोग अभी राहत महसूस नहीं कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में लोगों को आशंका लग रही है कि कहीं ऐसा न हो कि और ज्यादा कड़वी गोली और ज्यादा कड़वी दवा पीनी पड़ जाए। नहीं अमृता जी, बिल्कुल नहीं। जहां तक रेल किराया बढ़ने का सवाल है, आप देखिए, मैं बार बार वो नहीं कहूंगा कि पूर्व मंत्री ने बढ़ाया था या पूर्व सरकार ने बढ़ाया था, वो तो बढ़ाया था ही, मगर फिर भी हम रेल किराया बढ़ाने के साथ बहुत बोल्डली खड़े हैं, क्योंकि इसी को हम मानते हैं कि अगर फिर भी हम इसको सब्सिडाइज करते, देखिए अभी भी रेलवे फ्रेट से 26,000 करोड़ रुपए सब्सिडाइज कर रही है पैसेंजर फेयर को। आखिर कब तक रेल फ्रेट इसको जो फ्रेट फेयर से ये सब्सिडाइज करती रहेगी? तो रेल चरबराने की कगार पे आ गई थी। 900 नहीं, लेकिन संबित यही जब यूपीए सरकार कहती थी तो आप लोग कहते थे कि जनता की जेब पे चोट कर रही है, जनता की जेब पे चोट कर रही है और महंगाई से बचाना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए सरकार की। आज आप काम वही कर रहे हैं जो यूपीए करना चाहती थी। अमृता जी देखिए, यहाँ समझने की नहीं अमृता जी, बिल्कुल नहीं, यही समझने की आवश्यकता है। यूपीए सरकार 10 वर्षों तक रही, रेलवे के विषय को उन्होंने खैरात का विषय माना। 10 वर्षों में केवल अंत में जाके कांग्रेस के हाथ में रेलवे मिनिस्ट्री आई थी, उससे पहले तमाम कोएलिशन पार्टनर्स के पास रही, उस पर राजनीति होती रही, क्षेत्रवाद होता रहा। जब भी पैसा बढ़ाया गया, दिनेश त्रिवेदी जैसे लोगों को पीछे हटना पड़ा। मुझे लगता है अगर स्मॉल मेजर्स में थोड़े मेजर्स लिए जाते और ओवर अ टाइम पीरियड पैसे बढ़ाए जाते तो एक बार की जो
जिस प्रकार से 15% एक बार पवन बंसल जी ने बढ़ा दिया, वैसी नौबत नहीं आती और हमें अपोज भी नहीं करना पड़ता। मगर ये प्रूडेंस है कि जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है वो अगर सेल्फ सस्टेनेबल नहीं हो पा रही है, वो डूबने के कगार पे है, तो उसे बचाया जाना यही माइंडफुल थिंकिंग है। और मुझे लगता है इसी और हमारे वित्त जो मंत्री कांग्रेस करती तो वो माइंडफुल नहीं होती, वो माइंडलेस होती। आप कह रहे हैं माइंडफुल है। खैर, मैं मीम अफजल साहब आपसे जानना चाहती हूँ। मैंने अभी प्रूफ किया कि कांग्रेस माइंडलेस में ऐसे क्रॉस कर रही थी। चलिए मीम अफजल साहब, अब जो ये बातें कह रहे हैं संबित पात्रा या बीजेपी के लोग, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है? आप बजट से क्या उम्मीद करते हैं और आने वाले दिनों में सरकार को किस तरफ ध्यान देना चाहिए? अमृता जी, पहले तो मैं ये कहूंगा कि संबित पात्रा नौजवान हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, और पिछले 1 साल से मैं अमूमन सब चैनलों पे हम लोग एक दूसरे से सामने होते हैं जी, लेकिन मैंने उनको इस तरह कभी भी अपने पसीना पोंछते हुए नहीं देखा, और जिस तरह वो मुस्कुरा के हमेशा हमसे बात करते थे, उसमें मैं गर्मी में आम आदमी की तरह बैठा हूँ। मैं गर्मी में बैठा हूँ सर, आम आदमी की तरह एसी नहीं है यहाँ। अच्छा, बहुत मैं माफी चाहता हूँ जी, मैं माफी चाहता हूँ। मैं समझ रहा था कि आज आपको पसीने छूट रहे हैं, तो आप गर्मी में बैठे हुए हैं, इस वजह से मैं माफी चाहता हूँ। तो मेरा कहना यह है कि जो मुस्कुरा के बात करते थे उसमें कुछ साफ बिल्कुल कमी नजर आ रही है। चलिए उनके चेहरे और पे हम कुछ तो वैसे ही हैं जैसे आई। कल थे आज भी हैं। हम लोग तो यहाँ बैठकर बहस ही करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए हर वो काम जो हमने किया तो हम करप्ट थे, हम चोर थे, हमने देश को लूट के खा लिया था, हम लोगों से बड़ा करप्शन को मीम अफजल साहब, ये बातें तो हो गई, ये बातें तो मैंने भी उठा दी और हरवीर सिंह जी ने उठा दी। मेरा सवाल ये था कि दरअसल वो कौन सी पॉलिसी स्ट्रक्चर है जिसको आप इंटैक्ट रखना चाहेंगे? जैसे आपने फूड सिक्योरिटी बिल इंट्रोड्यूस किया, उसमें 90,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ के करीब खर्चा होने वाला था। ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि सब्सिडी को कम करने के चक्कर में कहीं उसमें कटौती हो जाए, कहीं फर्टिलाइजर सब्सिडी में कटौती हो जाए, या कहीं पेट्रोल डीजल की सब्सिडी में कटौती हो जाए। ये हालांकि वो डी कंट्रोल कर दिया गया है, लेकिन इस तरह के डर को खत्म करने के लिए आप सरकार से क्या डिमांड करते हैं? यहाँ मनरेगा को लेकर बहुत ज्यादा डर सता रहा है लोगों को कि इनको किसी भी जो आवामी प्रोग्राम है, गरीबों के लिए प्रोग्राम है, उसके अंदर एक नए पैसे की इन्हें कटौती नहीं करनी चाहिए। और ये करेंगे तो हम बैठे हैं, हम इनसे पूरी तरह लड़ाई लड़ेंगे। और गरीबों के लिए कोई भी अगर ये नई स्कीम ला सकते हैं अपनी अकल से तो जरूर लेकर आए, हम पूरा सपोर्ट करेंगे। देखिए हमने लैंड एक्विजिशन बिल लेकर के आए, तो हमने आज कम से कम ये खड़े होकर के कह सकते हैं कि अब अडानी जी को 50 पैसे में और 25 पैसे में जमीन नहीं दी जा सकती। तो वो कानून अगर आया है, अगर उसके बाद भी कोई रास्ता ये ढूंढेंगे, आपने खुद कहा 5.8 लाख करोड़ जो है गरीब मालदारों के लिए है, 2.5 करोड़ जो है वो गरीबों के लिए है सब्सिडी। अब आप सब्सिडी की कटौती कहां से करते हैं ये देखने की बात है। और आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे समझता हूं उसको दोहराने की जरूरत नहीं है कि कम से कम गरीब लोगों के ऊपर इसका असर ना पड़े। लेकिन आज जनता तरस रही है, वो पूरी उम्मीद के साथ उन्होंने मोदी जी को वोट दिया है और ये समझा था कि आप आएंगे तो अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन अच्छे दिन तो 36 दिन हो गए, अभी तक तो अच्छे दिन कहीं आए हुए दिखाई नहीं दे रहा है। मैं जनरली लोगों से बात करता हूं, आज ही मैं संबित जी को बता रहा हूं, जब मैं सुबह निकला था तो मेरे घर के बाहर एक मंडी है, वहां से मैंने पहले प्याज का रेट पूछा तो पता लगा आज 3 रुपए और बढ़े हुए हैं रिटेल पर। मतलब मुझे नहीं मालूम कि रिटेल पर बढ़े तो क्यों बढ़े, पीछे क्या आ रहा था। तो अगर रोजाना प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, रोजाना चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, तो बात ये कीजिए कि लोगों ने फर्क करने के लिए ही आपको वोट दिया था। हमें अगर लोगों ने बाहर किया है तो उसके लिए हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन कम से कम आप लोग बाजार में जाके और ठेले पे जाके सब्जियां खरीद रहे हैं, आप रोटी दाल सब्जी के भाव समझ रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी हरवीर सिंह जी, अब जनता इससे ज्यादा कड़वी दवा नहीं पीना चाहती। 36 दिनों से लगातार यही बातें मैं पहले भी करता था। चलिए अच्छा करते थे। देखिए आपने सही कहा है कि एक तो जो प्राइस राइज वाला इशू है वो अभी तक बना हुआ है। हाँ। और इस बात को सरकार भी मान रही है। इसलिए जिस तरीके से आज भी फैसले लिए गए और पिछले दिनों भी फैसले लिए गए, वो उसी का नतीजा है कि सरकार को ये समझ आ रहा है कि महंगाई को काबू पाना है, क्योंकि आम आदमी को राहत देनी है। ये नतीजे कितने कारगर होंगे, जैसे आपने पहले भी कहा था
कि एपीएमसी एक्ट से फ्रूट वेजिटेबल को बाहर करने का फैसला पिछली सरकार के वक्त भी लिया गया था, कुछ राज्यों ने उसको लागू किया। जी, हिमाचल और कई बिल्कुल राज्यों हरियाणा ने भी किया था, हरियाणा क्योंकि ये एपीएमसी एक्ट राज्यों का अधिकार है, केंद्र उनको सलाह दे सकता है। और अगर ये बाहर हो जाएगा तो ये सिर्फ बाहर होने से काम नहीं चलेगा, जब तक उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म डेवलप ना हो उसकी सप्लाई मैनेजमेंट का, किसान से कैसे वो उपभोक्ता तक पहुंचेगा और बीच के जो लोग हैं उनकी संख्या कम होगी, तब तक राहत पूरी तरीके से मिलेगी नहीं। जी, वैसे भी किसान अपने खेत में खेती करेगा या सब्जी लेके बाजार में जाएगा बेचने के लिए? बात यह है कि ये दोनों जो आलू हो या प्याज हो, उनकी कोई फसल अभी नहीं आ रही है, जो भी है सब स्टोर में है। अब उसको कैसे मैनेज किया जाता है, कितने बेहतर तरीके से किया जाता है, उसके ऊपर निर्भर करेगा। निर्यात की संभावनाओं को लगभग खत्म कर दिया है, जिस तरीके से एमईपी बढ़ाया गया है, बहुत अच्छी बात है। दूसरे ये है कि स्टॉक लिमिट्स, ये देखिए कि केंद्र सरकार ने पिछले दिनों करीब 10 साल पहले ये फैसला लिया था कि एसेंशियल कमोडिटीज में जो स्टॉक लिमिट लगाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार ने अपने पास ले लिया था। वो राज्य अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे। पिछली सरकार ने भी बीच बीच में ऑर्डर निकाल करके उनको अधिकार दिया, जैसे आज इन दोनों वस्तुओं को लाया गया और 1 साल के लिए स्टॉक लिमिट का। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में तो संशोधन की मांग बार बार होती नहीं, वो संशोधन पहले संशोधन होता था उसको लिबरल करने के लिए, और काफी हद तक उसको लिबरल किया जा चुका है। लेकिन जिस तरीके से हमारे देश में सटोरिये और कालाबाजारी लोग सक्रिय हो जाते हैं, जरा सी भी आशंका हुई, अभी तक सूखा नहीं पड़ा, लेकिन एक ऐसा माहौल बन गया इस तरीके का, उसका गलत फायदा उठाने की जो कोशिश शुरू हो जाती है। मैंने सवाल यही किया था कि अब इससे ज्यादा कड़वी दवा नहीं लोग सहन कर पाएंगे, क्योंकि लगातार वो कड़वी दवा पीते पीते देखिए कोई बहुत नेगेटिव कोई मुझे लगता नहीं। हालांकि जहां तक राजकोष से संतुलन की बात है, पिछली सरकार ने कोशिश की थी, लेकिन बहुत सारी लायबिलिटीज अगले वित्त वर्ष में डेफर कर दी थी, और इनको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैसेज सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, जो ग्लोबल इन्वेस्टर है उसको भी मैसेज देना है, रेटिंग एजेंसी जो है उनको भी मैसेज देना है कि हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो ठीक है, फिस्कल सिचुएशन ठीक है, हमारी रेटिंग ठीक रखिए। और ये इस महंगाई से क्या संदेश जा रहा है? महंगाई का इम्पैक्ट, अगर महंगाई कंट्रोल नहीं होगी तो आपका ब्याज दरें कम नहीं होगी, ब्याज दरें कम नहीं होगी तो निवेश का माहौल नहीं बनेगा। जी, तो कुल मिलाकर अभी जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और खास तौर से जो बजट में वित्त मंत्री जी ले आने जा रहे हैं उससे गरीबों का तो भला होगा ही, लेकिन निवेशकों का विश्वास भी बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का। ये थी आज की हमारी पहली खबर।